Hello. Hey there, welcome back. Let me know whenever you're ready and we can continue brainstorming for the podcast. ओके, हम लोग हिंदी में बात करने वाले हैं। जरूर, हम हिंदी में ही बात करेंगे। आप बताइए आपको किस टॉपिक पर चर्चा करनी है हम या कोई खास सवाल है जिस पर हम बात शुरू करें? हम लोग बिहार पॉलिटिक्स पे चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया। बिहार की राजनीति पर चर्चा करना सच में काफी दिलचस्प होगा। हम इस पर अलग अलग पहलुओं से नजर डाल सकते हैं, जैसे कि हाल की सीटों की स्थिति, प्रमुख नेताओं के विचार और राज्य की विकासात्मक नीतियां। आप किस पहलू से शुरुआत करना चाहेंगे? वर्तमान हालात। ठीक है, वर्तमान हालात पर बात करना काफी प्रासंगिक रहेगा। हम देख सकते हैं कि हाल के चुनावों में क्या रुझान रहे, किन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा हुई और जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। ठीक। अच्छा, तो हम वर्तमान राजनीतिक माहौल, चुनाव परिणाम और जनता के मूल्यांकन पर ध्यान देंगे। अगर आपको कोई खास जानकारी चाहिए या किसी विशेष मुद्दे पर बात करनी हो तो बेहिचक बताइएगा। जरूर। ठीक है, तो फिर हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपको और भी आगे से जानकारी चाहिए होगी, बस मुझे बता दीजिएगा। मुझे पूरा मजा आएगा इस टॉपिक पर बात करके। ये बताइए, बिहार की राजनीति में जो है उसमें जाति का क्या प्रभाव है? बिहार की राजनीति में जाति का प्रभाव बहुत गहरा है। अलग अलग जातीय समुदायों का राजनीतिक दलों पर और वोटिंग पैटर्न पर बड़ा असर पड़ता है। कुछ दल विशेष जातीय समूहों का समर्थन हासिल करते हैं और उनकी नीतियां भी उसी हिसाब से बनते हैं। इसका असर चुनावों के नतीजों पर भी साफ दिखाई देता है। अगर आप चाहें तो इस पर और हाँ, विस्तार से बात इस कर पे सकते हैं। विस्तार से और खुल के पार्टियों का नाम और जातियों का नाम बता सकते हो। जरूर, बिहार की राजनीति में कुछ प्रमुख जातीय समूह हैं, जैसे यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, राजपूत और अन्य जातियां। इन जातियों के आधार पर अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी यादवों के बीच काफी लोकप्रिय है। वहीं बीजेपी का समर्थन ब्राह्मण और कुछ अन्य जातियों में भी देखा जाता है। इसी तरह अन्य छोटे दल भी अलग अलग जातियों के बीच अपना आधार बनाते हैं। अगर और डिटेल में जाना हो तो मैं उस पर भी बात कर सकते हैं। हाँ, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताना है। जरूर, मैं हर पहलू को पूरी तरह विस्तार से समझाऊंगा। बिहार की राजनीति में जातियों का प्रभाव, विभिन्न दलों का आधार और उनकी नीतियों का विश्लेषण, सब कुछ मैं अच्छे से बताऊंगा। जब भी आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए हो बस बेझिझक पूछ लीजिए। बिहार राजनीति में मुस्लिम वोटों के बारे में कुछ बताओ। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वोट बैंक आमतौर पर उन दलों के पक्ष में जाता है जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम करते हैं। आमतौर पर मुस्लिम मतदाता समाजवादी या सेक्युलर दलों को समर्थन देते हैं, जैसे कि आरजेडी या कांग्रेस। इन दलों ने मुस्लिम समुदाय के लिए कई योजनाएं भी चलाई हैं। अगर आपको और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं वो भी बता सकता हूँ। बिहार में जातिगत गठबंधनों का जो चुनाव पे परिणाम होगा, ठीक है, तो इसमें क्या लगता है कितना हद तक सही होगा, कितना हद तक गलत होगा? या जितना अलग अलग राजनीतिक पार्टी है वो जो जाति के आधार पे जाति वाले लोगों को बोलते हैं कि हम तुम्हारा विकास करेंगे नहीं करेंगे, ये तो सब दिन से चलता आया है। तो इससे पहले भी सेम चीज़ बोला गया है, तो कितना हद तक इसमें देख रहे हैं हम लोग कि सच में जाति के आधार पर ही राजनीतिक पार्टी काम करती भी है या बस जुमलेबाजी है? ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। बिहार में जाति का प्रभाव हमेशा से रहा है और कई राजनीतिक दल जाति के आधार पर ही वोट बैंक बनाते हैं। हालांकि समय के साथ जनता काफी सचेत भी हुई है। आजकल लोग मूलभूत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो जाति के आधार पर वोट तो अभी भी असर डालते हैं, लेकिन अब लोग थोड़ा ज्यादा जागरूक हो गए हैं। आगे चलकर वो देखना दिलचस्प होगा कि जाति आधारित गठबंधन कितने प्रभावी रहते हैं और विकास के मुद्दे कितना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो मेन
नीतिगत डिफरेंस है, उसके बारे में कुछ बताओ। आरजेडी और जेडीयू के बीच कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत अंतर है। आरजेडी मुख्य रूप से समाजवादी नीतियों पर ध्यान देता है और पिछड़े वर्गों, खासकर यादव समुदाय और अन्य कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर देता है। वहीं जेडीयू, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, ज़्यादा विकासपरक नीतियों पर ध्यान देता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और कानून व्यवस्था। इसके अलावा जेडीयू की सोच काफ़ी प्रैक्टिकल होती है, जो कि आरजेडी का फोकस थोड़ा अधिक सामाजिक न्याय पर रहता है। अगर आप चाहें तो इन पहलू पर और भी विस्तार से बात कर सकते हैं। जी नहीं, नीतीश कुमार के शासनकाल में प्रशासनिक सुधार बनाम भ्रष्टाचार, इस पे आपका क्या राय है? नीतीश कुमार के शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों पर काफ़ी ध्यान दिया गया, जैसे कि कानून व्यवस्था में सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी काम हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार भी एक ऐसा मुद्दा रहा है जो हमेशा चर्चा में रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि सुधार हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ये एक मिश्रित नतीजा है और आने वाले समय में शायद और सुधार देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इस पर और भी विस्तार से बात कर सकते हैं। जी, इस पे विस्तार से बात कीजिए। और हाल फिलहाल या पिछले 30-40 साल में बिहार में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जो मेन मेन भ्रष्टाचार हुए हैं, अधिक से बड़े घोटाले हुए हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए। और उसका किससे डायरेक्ट संबंध या इनडायरेक्ट संबंध बन रहा है, उसके बारे में भी। ज़रूर, मैं इस पर पूरी तरह विस्तार से बात करूँगा। बिहार में पिछले 30-40 सालों में कई बड़े घोटाले हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं चारा घोटाला, कोयला घोटाला और संपत्ति घोटाले। इन घोटालों का असर प्रशासन पर भी पड़ा है और राजनीतिक दलों के बीच भी इसकी चर्चा होती रही है। नीतीश कुमार के अध्यक्षता में कुछ सुधार ज़रूर हुए, जैसे कि प्रशासनिक पारदर्शिता, लेकिन भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मैं इन सब पहलुओं को विस्तार से समझाऊंगा ताकि आपको साफ तौर पर पता चले कि सुधार और भ्रष्टाचार के बीच का संतुलन क्या रहा है। जी बताइए। ठीक है, मैं इस पर एक संपूर्ण विश्लेषण तैयार करूंगा, जिसमें बिहार के प्रमुख घोटाले, उन घोटालों का प्रशासन पर असर और नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए सुधारों पर ध्यान देंगे। इससे आपको एक साफ और व्यापक तस्वीर मिलेगी कि कैसे समय के साथ सुधार हुए और भ्रष्टाचार का स्तर कितना रहा। मैं जल्दी ही इस पर पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है। ठीक है, मैं इस जी, राष्ट्रीय मुद्दों का राज्य के चुनावों पर क्या असर पड़ रहा है, खास करके बिहार में? राष्ट्रीय मुद्दों का राज्य के चुनावों पर भी एक काफ़ी असर पड़ता है, भले ही उस असर की तीव्रता अलग-अलग राज्यों में अलग हो। बिहार में भी जब केंद्र सरकार के बड़े मुद्दे उठते हैं, जैसे केंद्र की आर्थिक नीतियाँ, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, या फिर कोई बड़ी योजना, तो उसका प्रभाव राज्य के चुनावों पर भी दिखाई देता है। हालांकि बिहार की राजनीति में स्थानीय मुद्दे भी बहुत मायने रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे कभी-कभी राजनीतिक दलों के लिए एक अतिरिक्त टूल की तरह काम करते हैं। मैं इस पर भी और विस्तार से बात कर सकता हूँ। नहीं, अपराध और कानून व्यवस्था का जो अभी स्थिति है, और जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तब का स्थिति, तो क्या अंतर देखने को मिलता है? बिल्कुल, अपराध और कानून व्यवस्था के मामले में बिहार में काफ़ी बदलाव देखे गए हैं। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय राज्य में अपराध की घटनाएँ काफ़ी अधिक होती थीं और कानून व्यवस्था को लेकर जनता में चिंता रहती थी। नीतीश कुमार के कार्यकाल में कुछ हद तक अपराध पर नियंत्रण पाया गया है, और कानून व्यवस्था में सुधार भी हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी रहती हैं। मैं इन दोनों दौरों के बीच के अंतर को और विस्तार से हाँ, विस्तार से समझा सक बताइए और कुछ डेटा के साथ बताइए। ज़रूर, मैं इस पर पूरी तरह विस्तार से जानकारी तैयार करूँगा, और कुछ आंकड़ों के साथ तुलना भी करूँगा। इससे आपको साफ पता चलेगा कि उस समय और अभी के समय में अपराध की स्थिति में कितना फ़र्क आया है। मैं जल्दी इस पर पूरी जानकारी आपके साथ साझा करना। अभी दो, ये जानकारी अभी चाहिए, तो क्या आप अभी आप बता सकते हो? बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान अपराध की स्थिति में
काफ़ी अंतर आया है। लालू यादव के शासन में 2001 में हत्या के मामले काफ़ी ज़्यादा थे, लगभग 3619 मामले दर्ज हुए थे। वहीं नीतीश कुमार के शासन में 2020 में हत्याओं के मामले घटकर 3039 हुए, जो लगभग 13% की कमी दर्शाता है। लेकिन कुछ अपराधों में वृद्धि भी हुई है, जैसे दुष्कर्म के मामलों में 2005 से 2020 के बीच लगभग 48% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस तरह कुल मिलाकर कुछ अपराधों में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ में वृद्धि भी हुई है। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो मैं और भी जानकारी दे सकता। बिहार में चुनावी रणनीति और पार्टियों के भविष्य का पूर्वानुमान कुछ बताओ। बिहार के अगले विधानसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रही हैं। एनडीए के अंदर जेडीयू ने बीजेपी से 1 सीट ज्यादा की मांग की है। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस मिशन 90 के तहत 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जनसुराज पार्टी ने सब 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। छोटे दल जैसे वीओपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई हैं। इन सबके बीच अगले चुनाव में काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। लालू हो या नीतीश, दोनों काफ़ी सालों तक बिहार में सत्ता बनाए रखे हैं, फिर भी उन्हें इलेक्शन के लिए ये जाति और इस टाइप के अलग अलग मुद्दों का सहारा क्यों लेना पड़ता है? क्यों नहीं लोग इनके कामों को देख के वोट दे रहे हैं? यह सवाल वाकई दिलचस्प है। दरअसल भारत की राजनीति में जाति, सामाजिक पहचान और स्थानीय मुद्दे बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार के अपने अपने कार्यकाल में कई सुधार हुए, लेकिन जनता की अपेक्षाएं भी बदलती रहती हैं। जाति आधारित राजनीति इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि लोग अपने समुदाय के हितों को भी ध्यान में रखते हैं। साथ ही चुनावों में अलग अलग मुद्दों को उठाना राजनीतिक दलों के लिए एक तरह से रणनीति का हिस्सा होता है, ताकि वे हर वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित कर सके। इस सब के बावजूद जनता अब काफी जागरूक हो गई है और विकास के मुद्दे भी पहले से ज्यादा महत्व रखने लगे। ठीक है। एक सवाल और है कि यादवों के लिए आरजेडी लड़ रही है, जेडीयू कुर्मियों के लिए, मुस्लिम्स के लिए कांग्रेस, तो ब्राह्मण और राजपूत के लिए कौन सी पार्टी लड़ेगी? ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के लिए बिहार में कई राजनीतिक दल अपना आधार बनाते हैं। ब्राह्मण समुदाय के लिए आमतौर पर बीजेपी प्रमुख पार्टी मानी जाती है, क्योंकि बीजेपी में ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा है और उनकी नीतियां भी इस समुदाय को ध्यान में रखकर बनती हैं। वहीं राजपूत समुदाय के लिए भी बीजेपी एक अच्छा विकल्प होता है, लेकिन कुछ हद तक जेडीयू भी इस समुदाय को आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के लिए बीजेपी और कुछ हद तक जेडीयू भी एक मजबूत विकल्प होते हैं। आपके हिसाब से 2025 में प्रभावी गठबंधन कौन से होंगे? बिहार में 2025 के चुनाव के लिए 2 बड़े गठबंधन मुख्य रूप से प्रभावी माने जा रहे हैं। एक है एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम शामिल हैं। जेडीयू ने बीजेपी से 1 सीट ज्यादा की मांग की है। दूसरा महागठबंधन है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल हैं। वीआईपी पार्टी ने महागठबंधन ने 7 सीटों की मांग की है। अभी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन इन दोनों गठबंधनों के बीच काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। समय के साथ और भी साफ होगा कि कौन सा गठबंधन ज्यादा प्रभावी रहेगा। ओके, वर्तमान गठबंधन टूटने की कितनी संभावनाएं हैं? बिहार में वर्तमान गठबंधन की स्थिरता को लेकर कुछ चिंताएं सामने आ रही हैं। हाल ही में जेडीयू के 2 नेताओं ने पार्टी छोड़कर जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिससे कुछ अस्थिरता आई है। साथ ही कांग्रेस के एक विवादास्पद ट्वीट ने भी एनडीए को आलोचना का मौका दिया है। इन सब घटनाओं से गठबंधन की मजबूती पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि गठबंधन टूटेगा ही। संभावनाएं जरूर है, लेकिन समय के साथ स्थिति और साफ होगी। हाल फिलहाल में जो दरभंगा में नरेंद्र मोदी के माता जी को गाली दिया गया,
बिहार के इलेक्शन में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ की गई टिप्पणी ने बिहार के राजनीतिक माहौल को थोड़ा गर्मा गया है। बीजेपी ने इस घटना का कड़ा विरोध किया है, जबकि विपक्षी दलों ने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस तरह के मामले अक्सर मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित करते हैं और इससे चुनावी माहौल में एक तरह की भावनात्मक लहर आ सकती है। इसका असर वोटरों के रुझान पर भी पड़ सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां भावनात्मक मुद्दों का प्रभाव ज्यादा होता है। आज तक बिहार में मिथिलांचल के लिए कोई नेता काम नहीं किया, इस पे अपना टिप्पणी दो। मिथिलांचल का क्षेत्र बिहार का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध इलाका है, लेकिन सच है कि इस क्षेत्र की राजनीतिक और विकास संबंधी जरूरतों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि कुछ अन्य इलाकों पर दिया गया। इस वजह से वहाँ के लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उनकी आवाज़ कम सुनाई देती है। हाल के सालों में कुछ नेताओं ने इस दिशा में प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी काम बाकी है। मुझे लगता है कि आगे चलकर अगर मिथिलांचल के मुद्दे और ज़्यादा उभरेंगे तो वहाँ के विकास के लिए भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेंगे। बिहार में प्रशासन या राजनीति, कौन ज़्यादा जिम्मेदार है भ्रष्टाचार के लिए? ये सवाल काफी पेचीदा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए प्रशासन और राजनीति दोनों ही कुछ हद तक जिम्मेदार होते हैं। प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी और कर्मी अपने कर्तव्यों में पारदर्शिता नहीं रख पाते, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। वहीं राजनीतिक स्तर पर भी कुछ नीतियां और दबाव ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इसलिए दोनों ही पक्षों की भूमिका होती है और इस समस्या का समाधान तभी मुमकिन है जब दोनों स्तरों पर सख्ती से कदम उठाए जाए। ये जेनरिक आंसर हुआ, कोई हिस्टोरिकल डेटा के साथ इसका जवाब दो। बिहार में भ्रष्टाचार की समस्या काफी जटिल है और इसके पीछे दोनों ही पक्षों की भूमिका रही है। 1990 के दशक में जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, तब प्रशासन में जातिवाद और राजनीतिक हस्तक्षेप काफी बढ़ गया था, जिससे भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। उस समय के 90 सिस्टम के तहत अधिकारियों के तबादले जाति के आधार पर होते थे, जिससे प्रशासन में अस्थिरता और भ्रष्टाचार बढ़ा। इसके साथ ही चारा घोटाला जैसे बड़े घोटाले भी हुए, जिनमें राजनीतिक नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत थी। इस तरह इतिहास गवाह है कि भ्रष्टाचार के लिए दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी रही है। बिहार से हो रहे पलायन की सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? भ्रष्टाचार, रोजगार का कमी, या कुछ और? बिहार से हो रहे पलायन के पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों की कमी है। राज्य में आर्थिक गतिविधियां और उद्योग कम होने के कारण युवाओं को उचित रोजगार नहीं मिल पाता और इसी वजह से उन्हें बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर जाना पड़ता है। भ्रष्टाचार भी एक समस्या है, लेकिन मुख्य कारण आर्थिक अवसरों की कमी ही मानी जाती है। अगर रोजगार के बेहतर अवसर मिले तो पलायन की दर भी काफी कम हो सकती है। ठीक है, बिहार का ज्योग्राफिकल कंडीशंस देख के ये सजेस्ट करो कि बिहार में क्या नया उद्योग लग सकता है, चाहे वो मैकेनिकल टाइप का हो या आईटी टाइप का हो या कुछ भी। बिहार की भौगोलिक स्थिति और संसाधनों को देखते हुए वहाँ कई नए उद्योगों की संभावनाएं हैं। सबसे पहला कृषि आधारित उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण, जो कि राज्य की उर्वर मिट्टी और कृषि उत्पादों का फायदा उठा सकता है। दूसरा वस्त्र उद्योग भी अच्छा विकल्प है, क्योंकि बिहार में सिल्क और अन्य कपड़ों की अच्छी परंपरा है। इसके अलावा हरित ऊर्जा जैसे सोलर पावर भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके साथ ही आईटी सेक्टर में भी छोटे छोटे हब बनाकर युवाओं को रोजगार के अवसर दिया जा सकता है। इन सभी उद्योगों से बिहार का आर्थिक विकास तेज हो सकता है। बिहार की राजनीति में परिवारवाद बिहार को कितना नुकसान पहुंचा रहा है?
बिहार की राजनीति में परिवारवाद की जड़ें काफ़ी गहरी है और इसका असर राज्य के विकास पर नकारात्मक पड़ा है। अक्सर सत्ता और पद के लिए परिवार के ही सदस्यों को तरजीह दी जाती है, जिससे योग्य और कुशल व्यक्तियों की अनदेखी होती है। इसका परिणाम ये होता है कि प्रशासन में दक्षता कम होती है और विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इस परिवारवाद की वजह से बिहार के लोकतांत्रिक मूल्य भी प्रभावित होते हैं और राज्य का समग्र विकास थोड़ा प्रभावित होता है। जनता बार बार भ्रष्ट नेता को ही क्यों चुनती है? जनता के भ्रष्ट नेताओं को बार बार चुनने के पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि ऐसे नेता जनता को तत्काल लाभ देते हैं, जैसे मुफ्त राशन, बिजली व अन्य सुविधाएं जो उन्हें तुरंत आकर्षित करती है। दूसरा कारण है शिक्षा और जागरूकता की कमी, जिससे लोग लंबे समय के प्रभाव को नहीं समझ पाते। साथ ही कभी कभी राजनीतिक वंशवाद भी इस बात का कारण बनता है, जिससे लोग पुराने नेताओं को ही दोबारा चुन लेते हैं। इन सब कारणों से भ्रष्ट नेताओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है। सरकारी योजनाओं का पैसा बीच में ही गायब हो जाता है, आखिर इस लूट को कौन रोक पाएगा? ये सच है कि कई बार सरकारी योजनाओं का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता और बीच में ही लीक हो जाता है। इस लूट को रोकने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। साथ ही एक सख्त निगरानी तंत्र और जनता की भागीदारी भी बहुत अहम है। अगर लोग जागरूक रहे और सख्त निगरानी हो तो इस तरह की लूट को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। लोग कहते हैं कि बिहार बदल रहा है, लेकिन आंकड़ा बताता है कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसमें आपका क्या विचार है? बिहार में बदलाव के संकेत भी दिख रहे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति और कानून व्यवस्था में भी बेहतर बदलाव हुए हैं। लेकिन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी अभी भी काफ़ी बड़ी चुनौतियां हैं। इसका मतलब यह है कि बदलाव के संकेत तो हैं, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अगर प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और रोजगार के नए अवसरों पर ध्यान दिया जाए तो धीरे धीरे इन चुनौतियों पर भी काबू पाया जा सकता है। ठीक है। बिहार के भविष्य की राजनीति क्या युवाओं के हाथ में होगी या वही पुरानी सोच जारी रहेगी? बिहार की राजनीति में युवाओं की भूमिका धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उनकी जागरूकता, शिक्षा और नई सोच से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में राजनीति में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी सच है कि पुरानी सोच और परंपरागत राजनीतिक ढांचा अभी भी मजबूत है। तो ये कहना सही होगा कि आने वाले समय में युवाओं की भागीदारी जरूर बढ़ेगी, लेकिन बदलाव धीरे धीरे ही आएगा। अगर युवाओं को सही मंच और अवसर मिले तो वो राजनीति में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है। एक लास्ट सवाल, क्या लगता है इस बार बिहार में किसका सरकार बनेगा? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का पूर्वानुमान करना अभी मुश्किल है, क्योंकि चुनाव की तिथियां और परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। अभी के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए दो बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला कड़ा रहने की संभावना है। आखिर में जनता के मत ही तय करेंगे कि किसका पाला भारी रहेगा। देखते आगे क्या होता है। ChatGPT, तुम तो बहुत चालाक हो। आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो या किसी भी चीज़ पर बात करनी हो तो बेझिझक बताइएगा। ठीक है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बिहार इलेक्शन में टोटल कितना पैसा खर्चा होता है बस चुनावी प्रचार के लिए? बिहार विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं चुनाव प्रचार पर। पूरे राज्य में चुनावी खर्च का आंकड़ा काफी बड़ा होता है, लेकिन एक उम्मीदवार के लिए यह सीमा
40 लाख रुपए तक ही होती है। इस सीमा के अंदर ही उम्मीदवार अपने प्रचार पर खर्च करते हैं। लेकिन एक्चुअल में कितना करता होगा? क्योंकि बिहार तो, मतलब बिहार क्या, बिहार भारत का लगभग हर स्टेट ही बहुत ही ज़्यादा करप्ट है। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का वास्तविक खर्च अक्सर आधिकारिक सीमा से काफी ज्यादा होता है। 1967 में जहां उम्मीदवार महज 25 रुपए में जीत जाते थे, आजकल स्थिति बिल्कुल अलग है। वास्तविक खर्च कई गुना बढ़ चुका है और ये कई बार आधिकारिक सीमा से भी काफी अधिक होता है, क्योंकि प्रचार के लिए काफी काला धन भी इस्तेमाल होता है। तो असल में ये खर्च कई करोड़ों में भी जा सकता है। कोई अप्रोक्स अमाउंट? बिहार विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए तक ही औपचारिक रूप से खर्च कर सकते हैं, लेकिन असल में वास्तविक खर्च इससे काफी ज्यादा हो सकता है। कुछ अनुमानों के मुताबिक ये खर्च कई करोड़ रुपए तक भी जा सकता है, खासकर बड़े पैमाने पर प्रचार और विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल होने पर। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कभी भी और कोई सवाल हो तो जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। सारे दर्शकों के लिए कुछ बोल दीजिए। जरूर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको कभी भी किसी भी तरह की जानकारी या मदद चाहिए हो तो बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछिए। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।